हेलो गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा ऐसे द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स जो दिया है क्लीन ब्रुक्स ने। तो पूरे ऐसे को हमने समराइज और एनालाइज किया है 10 पॉइंट्स में। इनको समझने का ट्राई करेंगे हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में। आप चाहे तो इन 10 पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। दीज आर इम्पोर्टेंट एंड ट्रू। आप इनको अपने आंसर्स में यूज करेंगे तो यू विल बी ट्रूली मार्क्ड करेक्ट। तो पहले हम जान लेते हैं क्लीन ब्रुक्स के बारे में, हमारे एसे के राइटर के बारे में। क्लीन क्लीन ब्रुक्स was a significant literary critic born in 1906 and influential throughout the 20th century. 20th century के एक बहुत ही ज्यादा माने हुए क्रिटिक थे जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते थे अलग अलग तरह के लिटरेरी टेक्स्ट पे। He co-founded the New Criticism movement, which emphasized close reading of text and the analysis of literary devices within the text itself. इन ये न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट के एक को फाउंडर थे। इन्होंने क्या बताया, इनके न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट में क्या था कि जो कोई भी टेक्स्ट होता है उसको क्लोजली एनालाइज करने के लिए, क्लोजली रीड करते हैं जब हम, तो हमें उस टेक्स्ट के विद इन भी चीजों को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। जैसे कि द नैरेटिव टेक्निक्स जो उसमें यूज की जाती हैं, जो लिटरेरी डिवाइस यूज किए जाते हैं, उन सब बातों के बारे में पढ़ना पड़ता है। ऑल्सो कि जो भी टेक्स्ट को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें अपना क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, क्या उसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है, वो क्यों लिखा गया है, किन चीजों को दिमाग में रख के लिखा गया है। Brooks believed in the autonomy of the literary work, focusing on its internal coherence, structure, and language. ब्रुक्स ये मानते थे कि कोई भी लिटरेरी वर्क अपने आप में एक फ्री टेक्स्ट होना चाहिए। उसमें जो भी राइटर है उसको लिमिटेड, उसके थॉट्स लिमिटेड नहीं होने चाहिए। वो सोच सकता है, अपनी सोच को कहीं भी लेके जा सकता है, कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को ऑब्वियसली आपको स्टडी करना तो पता चल जाएगा कि वो टेक्स्ट ऑटोनॉमस है या नहीं है। His approach aimed to uncover deeper meanings through a meticulous examination of form, language, and paradoxes within poetry and literature. Brooks' work, including the इनके कुछ बहुत ही famous works यहाँ पे दिए गए हैं, The Well-Wrought Urn and Modern Poetry and the Tradition. इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे एनालिसिस दिए हैं अपने। अगर आप इनके बारे में पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। विदाउट एनी डिले, लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट पॉइंट। तो अगर हम पैराडॉक्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, अगर हमारे टाइटल में ही द वर्ड पैराडॉक्स इज इंक्लूडेड, तो आपको पैराडॉक्स इंट्रोडक्शन तो देना ही पड़ेगा। ब्रूक्स स्टार्ट बाय एम्फसाइजिंग द प्रिवलेंस ऑफ पैराडॉक्सेस इन पोएट्री एंड एक्सप्लोर्स हाउ दे चैलेंज ट्रेडिशनल लॉजिक। अब देखो, पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है। अब इसका पैराडॉक्स का मतलब ये होता है कि एक ही स्टेटमेंट में दो ऑपोजिट्स की बात कर दी जाए। जैसे हम बहुत ही माना हुआ, बहुत सुना आपके, एक स्टेटमेंट है लेस इज मोर। अब लेस और मोर टोटली अपोजिट वर्ड है, पर एक ही स्टेटमेंट में यूज किए गए हैं एक मीनिंग को डिराइव करने के लिए। पैराडॉक्स के यूज से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मीनिंग सामने निकल के आता है। जनरली होता क्या है, पैराडॉक्सेस के यूज से डीपर ट्रुथ सामने आते हैं। हमें बहुत ही इम्पैक्टफुल तरीके से स्टेटमेंट्स का रियलाइजेशन हो जाता है कि वो क्या मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं। ऐसी मीनिंग के लिए ऑब्वियसली आपका आईक्यू थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आप पैराडॉक्सेस को समझ सको। अगर मैं कुछ और एग्जांपल दूं, तो जैसे द ओनली कांस्टेंट इज चेंज। एक ऐसी चीज जो हमेशा कांस्टेंट रहती है वो है चेंज। चेंज हमेशा बदलता रहता है। तो ये स्टेटमेंट को समझने के लिए यू नीड a level of IQ. So, moving to the second point, it is the dual nature of language. He argues that poetry often uses language in a way that exposes its inherent tensions and contradictions, which ordinary language tends to conceal. अगर मैं नॉर्मली आपको अपनी सैडनेस की फीलिंग बताना चाहूँ, तो वो मैं इतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी, और मे बी आप मेरा लेवल ऑफ पेन नहीं समझ पाओगे। बट उसी सेम चीज को, सेम पेन को, इफ आई एम एक्सप्रेसिंग थ्रू अ पोम, वट एवर द प्रोनाउंसिएशन इज, तो उस पोम में मैं जो पैराडॉक्सेस यूज करूंगी, ऐसे वर्ड्स जो बहुत कंट्रास्टिंग होंगे कि माई मेलंकलिक पेन is
सो हैप्पी, ऐसी ऐसी लाइंस जो बिल्कुल ही कंट्रास्टिंग होंगी, उससे आपको समझ आएगा कि द लेवल ऑफ टेंशन इन माई माइंड इज सो हाई। तो दिस डुअलिटी, यही जो दोगलापन है आपके पैराडॉक्सिस का, यही हमारे पोएटिक एक्सप्रेशन की रिचनेस होती है। इसी से हमें पोएम्स और ऑर्डिनरी टेक्स्ट में डिफरेंस पता चलता है। Moving to the third point, it is unity in paradox. Brooks suggests that paradoxes in poetry are not mere contradictions but are actually unified. जो पोइट्री में पैराडॉक्सेस होते हैं, अब ये नहीं है कि अगर एक सेंटेंस में अलग अलग वर्ड यूज किए हुए कॉन्ट्राडिक्टरी तो वो अलग ही मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। वो कनेक्टिव वर्ड होते हैं, वो बैलेंसिंग वर्ड होते हैं। हम सेम एग्जांपल लेके चलेंगे तो कंफ्यूजन ना हो, लेस इज मोर, कम ज्यादा है। अब कैसे, अगर आप थोड़ा मेक एज अ गर्ल, अगर आप थोड़ा मेकअप करो तो अच्छा लगेगा, लेस इज मोर, ज्यादा अच्छा लग रहा है। ज्यादा मेकअप करोगे तो कम अच्छा लगेगा, तो हियर लेस इज मोर। ठीक है। The apparent contradiction is a means of achieving a deeper understanding or truth. यही जो contradiction पैदा होता है एक सेंटेंस में, इसी से आपको असली सच्चाई पता चलती है। Moving to the next point, it is the fourth point, example and analysis. अब ये जो हमारे क्लीन ब्रूक है, ये अपने इस थ्योरी में, इस टेक्स्ट में अलग अलग पोम्स को एनालाइज करेंगे, इंक्लूडिंग वर्क्स बाय जॉन डन and Gerard Manley Hopkins, to demonstrate how paradoxes function within them. Dunn's Batter My Heart 3% chord and Hopkins' The Wind Hover are two examples he extensively explores. If you want a video upon कि इन्होंने इन poems को कैसे analyze किया है, you can obviously comment down. If you want, how can I make another video? तो यही इसमें बताया गया है कि इन्होंने अपनी इस थ्योरी में अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हैं, अलग अलग पोइट्स के, उनकी जो उन्होंने पोएम्स में अपने पैराडॉक्सेस यूज किए हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड यूज किए हैं एक डीप मीनिंग कन्वे करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए इन्होंने उसके डीप एनालिसिस दिए हैं। Moving to the fifth point, it is spiritual and emotional resonance. Brooks argues that paradoxes in poetry often convey complex emotional and spiritual experience that cannot be expressed in straightforward language. अगर मुझे कोई बहुत ही straightforward बात कहनी होगी कि I am happy, I'm just happy, not ज़्यादा happy, not कम happy, not कुछ sad वाला happy, इतना इतनी बात बोलनी है straightforward, तो I won't use पोइट्री और पैराडॉक्स फॉर दैट। पर यही मुझे अपनी एक दुख वाली खुशी को एक्सप्रेस करना है, कि ऐसी खुशी जिसमें थोड़ा दुख छुपा हुआ है, तो ऐसी इमोशनल रेजोनेंस, इमोशनल एक्सपीरियंस को कन्वे करने के लिए आई विल श्योरली यूज पोइट्री, और पोइट्री में मैं पैराडॉक्सेस यूज करूंगी कि इवन माय sadness is so happy today that I am smiling with tears in my eyes. ऐसी ऐसी बातें जिसमें अपोजिट साथ में होंगे, कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे। So the last fifth point we will get in the part 2 for this video. This is the end here. Do not forget to subscribe, comment down if you have any type of query. Thank you guys.